यस, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट अंडररेटेड ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में, जिसे डॉक्टर्स भी अच्छे से नहीं जानते। और ये ब्रांच तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसे थर्ड पिलर ऑफ मेडिकल साइंस भी कहा गया है। अगर ये ब्रांच ना होती तो बहुत सारे पेशेंट्स अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली, फ्रीली और हैप्पीली जी भी नहीं पाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन (पीएमआर) के बारे में। जैसे मेंटल इलनेस के पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने वाले डॉक्टर्स को साइकेट्रिस्ट कहा जाता है, वैसे ही फिजिकल इलनेस की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने वाले डॉक्टर्स को फिजियाट्रिस्ट यानी पीएमआर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और आज हम इसी ब्रांच यानी पीएमआर के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो मिथ्स हैं वो दूर कर सकें और रियलिटी में पीएमआर ब्रांच में क्या हो रहा है इसके बारे में जान सकें। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवम शर्मा फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपुर। और आज हम बात करने वाले हैं पीएमआर यानी फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन ब्रांच के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज फिजियाट्री। सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ा मिथ दूर करना चाहूंगा। फिजिकल मेडिसिन नाम सुनते ही लोग इसे फिजियोथेरेपी से रिलेट कर देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इतने साल हो गए पीएमआर ब्रांच में और आज तक मैंने नहीं देखा किसी पीएमआर स्पेशलिस्ट ने फिजियोथेरेपी करवाई हो। But we prescribe physiotherapy in our prescription if physiotherapy is needed. Just like we prescribe medications and nursing staff will give medications to the patient, like that we prescribe physiotherapy and physiotherapist will do physiotherapy or give physiotherapy to the patient. ये वैसा ही है जैसे साइकेट्रिस्ट के साथ साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ ऑप्टोमेट्रिस्ट काम करते हैं, वैसे ही फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एंड ऑर्थोपेडिक्स के साथ फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं। नॉट ओनली फिजियोथेरेपी बट बहुत सारी एलाइड हेल्थ सर्विसेज पीएमआर ब्रांच के अंडर आती है, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, वर्कशॉप ऑफ ऑर्थोसिस एंड प्रोसेसिस, नर्सिंग स्टाफ एटसेट्रा। ये एक होलसम टीम बनाती है जो एक पेशेंट के रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको लीड करता है एक पीएमआर स्पेशलिस्ट। So physical medicine and rehabilitation is a 3-year post graduation course आफ्टर योर एमबीबीएस। ये एमबीबीएस के बाद एक एमडी डिग्री है। ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तैयार करती है जो किसी भी फिजिकली इंपेयर्ड इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इंप्रूव कर दें और वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी पाए। अब हम एक बार समराइज कर देते हैं कि पीएमआर डिपार्टमेंट में फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट और फिजियाट्रिस्ट करते क्या हैं। पीएमआर डॉक्टर्स 3 मेन सेक्शंस में काम करते हैं। फर्स्ट इज ओपीडी, दैट इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, then IPD, inpatient department, and operation theater, that is OT. We have minor OT and major OT. तो सबसे पहले हम बात करते हैं OPD की। OPD में हम रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, पेन मैनेजमेंट क्लिनिक, स्पोर्ट्स मेडिसिन क्लिनिक, हम स्पाइन डिसऑर्डर्स के पेशेंट से भी डील करते हैं। और इन सब में आता है जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, लोअर बैक पेन, जॉइंट पेन, नी पेन एटसेट्रा। आम भाषा में इसे स्पाइन, मांसपेशियां एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ भी कह सकते हैं, जो ओपीडी बेसिस पे नर्व्स, स्पाइन, मांसपेशियां एवं जोड़ों से जुड़ी सभी बीमारियों से डील करते हैं, जैसे घुटनों में दर्द, कोहनी में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, एडी में दर्द। हम ओपीडी बेसिस पे जो एम्पुटीज होते हैं उन्हें ऑर्थोसिस और प्रोस्थेसिस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे जयपुर फुट प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी के फुट ड्रॉप है तो उसे ऑर्थोसिस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे एंकल फुट ऑर्थोसिस। अब हम बात करते हैं आईपीडी की। आईपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है जो पैरालाइज्ड हों, either quadriplegia, tetraplegia or paraplegia, child with cerebral palsy, stroke, patients with brain injury, patient with amputated limb, osteoporosis, rheumatoid arthritis, etc. हम आईपीडी बेसिस पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी प्रिवेंट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स पे, जैसे प्रेशर सोर और बेड सोर, जिसमें हम वैक ड्रेसिंग भी कर सकते हैं और डिब्राइडमेंट एंड ड्रेसिंग रेगुलरली उसकी चलती है। फिर स्पास्टिसिटी मैनेज की जाती है, जो कि मेडिकेशंस और इंजेक्शन बोtulinum टॉक्सिन टाइप ए दिया जाता है उन मसल्स को जो बहुत ज्यादा स्पास्टिक है। फिर बाउल एंड ब्लैडर मैनेजमेंट भी यहाँ होता है। अगर कोई एक्यूट पेशेंट एडमिट हो रहा है सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का, जिसके डिसलोकेशन है या फिर कहीं लिस्थेसिस है, तो उसको जीडब्ल्यू सर्वाइकल ट्रैक्शन और हेलोस ट्रैक्शन भी दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन थिएटर की। तो ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास 2 होते हैं, एक तो माइनर ओटी है और एक मेजर ओटी है। मेजर ओटी में जितनी भी डिफॉर्मिटी करेक्टिव सर्जरीज है वो पीएमआर स्पेशलिस्ट करते हैं। इसमें एम्पुटेशन और री एम्पुटेशन सर्जरीज, जितनी भी डिफॉर्मिटी रिलेटेड सर्जरीज है वो सभी यहाँ पे होती है। जैसे एक अगर इक्वाइनस फुट डिफॉर्मिटी है तो टीए लेंथनिंग और टीए रिलीज। देन सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं जो उनके कोई डिफॉर्मिटी है लिम्स में, तो उनको भी सर्जिकली करेक्ट किया जाता है। माइनर ओटी में जैसे मैंने कहा पहले, इंजेक्शन बोटॉक्स लगता है फॉर स्पास्टिसिटी एंड यूएसजी गाइडेड इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस लगते हैं, एंड पेन मैनेजमेंट इंटरवेंशंस भी माइनर ओटी में दिए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे इंजेक्शंस, ब्लॉक्स, ट्रिगर पॉइंट के इंजेक्शंस, देन अगर टेनिस एल्बो है उसके प्लांटर फेशियाटिस, तो इन सब के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे
पेशेंट का पेन कम हो सके। माइनर ओटी में कास्टिंग भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे अगर क्लब फुट या फिर सीटीईवी का कोई बच्चा है तो उसको पोंसेटी मैन्युअर और ऐसी कास्टिंग से सही किया जाता है। तक मैंने बात की थी एक जनरल पब्लिक पर्सपेक्टिव से कि असल में पीएमआर ब्रांच है क्या। अब मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आप एक नीट पीजी एस्पायरेंट है तो आपको ये ब्रांच क्यों लेनी चाहिए, और इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली में फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं। और अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन असल में है क्या, और आपको कोई पेशेंट यहाँ कब और क्यों रेफर करना चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में एनएमसी क्या कहता है। एनएमसी कहता है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, also called physiatry or physical and rehabilitation medicine, emphasizes the prevention, diagnosis, and treatment of disorders, particularly those of neuromusculoskeletal, cardiovascular, and pulmonary system that may produce temporary or permanent activity limitation, disability, or participation restriction. Physical medicine and rehabilitation is an independent clinical discipline. PMR has a vast scope as it provides integrated comprehension care in diagnosis, treatment, and rehabilitation management of neurological, musculoskeletal, cardiopulmonary disabilities from acquired or congenital conditions presenting at any stage of life from pediatric to geriatric phases. तो इस एनएमसी की डेफिनेशन से ये साफ पता लग रहा है टू बी अ पीएमआर स्पेशलिस्ट आपको सभी सब्जेक्ट्स की एक अच्छी और थोरो नॉलेज होनी चाहिए। ये बॉडी के सभी सिस्टम से डील करता है, सभी पार्ट से डील करता है। तो इसीलिए इसमें डायग्नोसिस आता है, ट्रीटमेंट आता है, सर्जिकल इंटरवेंशंस आते हैं, माइनर इंटरवेंशंस लाइक गिविंग इंजेक्शंस अंडर गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि पीएमआर डिपार्टमेंट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट एट एसएमएस मेडिकल कॉलेज वी हैव आउटडोर, indoor, and operation theater. In indoor, we have paraplegic ward, paraplegia 1, paraplegia 2, male ward 1 and 2, female ward, and HDU. We do have electrodiagnostic lab where we do NCV and EMG. We also have urodynamic studies lab for management of bladder. Then we do musculoskeletal ultrasound. We have specialty clinic for cerebral palsy and sports injury clinic. And we also have Divyangjan board which provides disability certificates to person with disability. The allied health services which come under the department are physiotherapy, occupational therapy, hydrotherapy facility, speech therapy, orthosis and prosthesis section, and also assistive aids. Now, in outpatient department or OPD, on an average, we have 400 to 450 patients to avail OPD services daily. General patients consult in PMR OPD are related to spine, brain injury, stroke, muscle, bone, tendon, joint, nerve disease, example osteoporosis, low back pain, cumulative trauma disorders, and leprosy, cerebral palsy, congenital deformities, CTEV, or other foot and spine deformities, post polio residual paralysis, meningomyelocele amputees, sports injury, and other musculoskeletal trauma injuries, rheumatological disorders, myopathy, and muscular dystrophy, scoliosis, and pulmonary rehabilitation, etc. इन सभी चीज़ों को हम ओपीडी में डायग्नोज करते हैं एंड मैनेज करते हैं। इसमें कैंसर रिहेबिलिटेशन, कार्डियक रिहेबिलिटेशन इज ऑल्सो कम अंडर ओपीडी सर्विसेज। इसमें प्रॉपर मेडिकेशन दी जाती है और कोई भी एलाइड हेल्थ सर्विसेज से अगर कोई सर्विस चाहिए तो वो प्रोवाइड की जाती है। In inpatient department, we have a 90-bedded hospital and types of patient in IPDR, spinal cord injury and spine-related disorders and its related complications, musculoskeletal disorders with pain injury and osteoporosis, cerebral palsy patient, post-operative management, brain injury and stroke, congenital deformities, CTEV or other foot deformities, meningomyelocele, hemophilic arthropathy, and amputees, etc. So these patients come under the IPD. Now the operative procedures which we do are in major OT, the major surgeries performed are SEMLS, that is single stage multi-level surgeries for cerebral palsy patients, adductor release, obturator neurectomy, Souters and modified Souters procedure, hamstring release, Yon's procedure, quadriceps plasty, T lengthening, tendon transfer, Valpius, tenotomy, PMHTR in CTEV, 2P lengthening, and other deformity corrective surgeries, amputation and revision amputation surgeries, flap and SSG for various types of pressure ulcers. So we also do split skin grafting for pressure ulcers. In minor procedures, the interventions performed are pain management interventions, ultrasound guided blind intra periarticular or soft tissue injections, and nerve blocks like suprascapular nerve block, genicular nerve block, and saphenous nerve. Manipulation and various types of corrective castings are also done. Example CTEV foot or club foot, anesthetic foot ulcers, caudal epidural injections are given for lower back pain, platelet rich plasma therapy
for injured tendons, ligaments, muscles, and joints. Prolotherapy, hydrodissection, peripheral neuronal block. We give peripheral neuronal block with help of phenol. Then therapeutic use of botulinum toxin for spasticity, dystonia, and bladder disorders. So these are the things which we perform in OPD, IPD and major and minor OT. अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोथेरेपीज क्या-क्या दी जाती है। अगर कोई जॉइंट पेन या मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए हमारे पास आता है, तो हम ये सब इलेक्ट्रोथेरेपीज उसको देते हैं, लाइक थेरेप्टिक अल्ट्रासाउंड, शॉक वेव थेरेपी, शॉर्ट वेव डायथर्मी, लेजर थेरेपी, इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी, सर्वाइकल एंड लंबर ट्रैक्शन थेरेपी, न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर, टेंस थेरेपी, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर, FES, cryotherapy and wax therapy. Now we'll talk about the orthotic and prosthetic section. So on an average, more than 50 amputees and patients with other disabilities attends PMR department on daily basis, and various orthosis and prosthesis with assistive devices and wheelchair are distributed to these patients and indoor patients on daily basis at free of cost. तो फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन और फिजियाट्री एक ऐसी ब्रांच है जो डॉक्टर्स भी कम इसको जानते हैं, क्योंकि इसकी अवेयरनेस एक तो कम है कि एमबीबीएस टाइम में हमें नहीं बताया जाता कि व्हाट इज रिहैबिलिटेशन। इट इज नोन एज द थर्ड पिलर ऑफ मेडिकल साइंस, बिकॉज फर्स्ट पिलर प्रिवेंशन है, जिसमें प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन यानी कि पीएसएम ब्रांच आती है। अगर हम सेकंड पिलर की बात करें तो उसमें ट्रीटमेंट आता है, जिसमें सभी क्लिनिकल ब्रांचेस आती है, जैसे ऑब्स गायनी, सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स एटसेट्रा। And the third pillar is rehabilitation, which is very important for a patient with spinal cord injury, for a cerebral palsy patient. ऐसे पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, पर उसको अगर अच्छे से रिहेब नहीं किया गया तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुरमा मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो संदीप सिंह है वो पैरालाइज हो जाता है। आफ्टर पैराप्लेजिया उसका साइकोलॉजिकली उस इम्पेयरमेंट का उस पे क्या प्रभाव पड़ता है। और जैसे आप देखोगे कि बाउल ब्लैडर भी मैनेज नहीं हो पाता, प्रेशर सोर्स हो जाते हैं बड़े-बड़े पेशेंट को। इन सब कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए ये ब्रांच बनी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती थी सोल्जर्स के, जो गन शॉट्स लगते थे उनको स्पाइनल कॉर्ड में, उसकी वजह से जो पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया ऐसे जो केसेस आते थे, उसके लिए पीएमआर स्पेशलिटी बनाई गई। उनको प्रॉपर मेडिकेशंस, प्रॉपर इंजेक्शंस सभी देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा होती है, जैसे प्रेशर सोर हो गया, स्पास्टिसिटी हो गया, तो इस कारण जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है पेशेंट की। तो उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम लोग काफ़ी सारे ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं, जिससे वो जो आदमी है, जो चल भी नहीं सकता, साइकोलॉजिकली इतना डिप्रेस्ड है, उस आदमी को खड़ा करना, आपके सामने उसको चलते हुए देखना एक बहुत बड़ी बात है। उसको इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो ब्रांच है जिसमें इतना कुछ है, इतने सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपका न्यूरोलॉजी इन्वॉल्व हो रहा है, आपका यूरोलॉजी इन्वॉल्व हो रहा है, आप सर्जिकल इंटरवेंशंस भी कर रहे हो, आप ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशंस भी कर रहे हो, आप कास्टिंग भी कर रहे हो। इतना कुछ एक ब्रांच में मिलना बहुत मुश्किल है। वो भी एमडी ब्रांच में। आप डीएम, अगर जैसे डीएम यूरोलॉजी की आप बात करें तो डीएम यूरो वाले भी सर्जरीज करते हैं, बट एक एमडी ब्रांच जो ओपीडी में भी आप डायग्नोज भी कर रही है, ट्रीट भी कर रही है, ऑर्थोपेडिक्स का भी काम देख रही है, न्यूरो का भी देख रही है, डिफॉर्मिटी करेक्टिव सर्जरीज भी कर रही है, तो ये एक ब्रांच के लिए बहुत बड़ी बात है। और जितने भी पीएमआर स्पेशलिस्ट हैं, वो जब एक पेशेंट को, जब एक क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट को या पैराप्लेजिक पेशेंट को अपने सामने चलते हुए देखते हैं विद हेल्प ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, विच में बी ऑर्थोसिस, प्रोसेसिस, या फिर एक बच्चा है जिसका एक्वाइनस डिफॉर्मिटी है, उसको सर्जरी के बाद चलते हुए देखना एक बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ है। मैंने कुछ पेशेंट्स तो ऐसे देखे हैं जो आफ्टर ट्रॉमा, अगर उनकी सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है या टेट्राप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है, तो वो फिजिकली इम्पेयर्ड हैं। वो सिर्फ सोच सकते हैं, उनका दिमाग अच्छे से काम करता है, वो सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ है, उनका शरीर नहीं हिल पा रहा है। इमेजिन कीजिए किसी का बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो पा रहा है पूरी बॉडी में, और इस हालत में उनको फैमिली भी कई बार छोड़कर चली जाती है। तो साइकोलॉजिकली एक बहुत ही ज़्यादा उसके लिए डिप्रेसिंग होता है कि वो खुद काम नहीं कर पा रहा है, और उसको डिपेंडेंट है वो किसी और पर। ऐसे पेशेंट को आप वो खुद का काम खुद से कर ले, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं लाइफ की, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जिसमें आप खाना खाना, खुद से वो खाना खा पा रहा है, नहीं खा पा रहा। बाउल ब्लैडर मूवमेंट उसका, कि वो खुद से अपना बाउल और ब्लैडर मैनेज कर पा रहा है डेली बेसिस पे। वो व्हीलचेयर पे जा पा रहा है, वो ट्रांसफ़र हो पा रहा है, वो खुद खड़ा हो पा रहा है। वो धीरे-धीरे विद हेल्प ऑफ क्रचेज़ और वॉकर चल पा रहा है, या विद हेल्प ऑफ एएफओ चल पा रहा है। तो ये एक बहुत ही सैटिस्फाइंग चीज़ है जब आप एक पेशेंट को ये सब करते हुए देखते हैं। बिकॉज़ किसी भी अदर ब्रांच में ऐसा नहीं मिलता है। और जो ओपीडी हमारे पास आती है, जैसे मैंने कहा रूमेटोलॉजी की ओपीडी,
नी पेन, बैक पेन, नेक पेन, तो ये तो मतलब अगर हम नॉर्मल ओपीडी, जनरल ओपीडी अगर देखें, कोई जनरल प्रैक्टिशनर है तो उसके पास 80% पेशेंट्स पेन के ही आते हैं। तो घुटने में दर्द हो रहा है, एडी में दर्द हो रहा है, किसी टेनिस एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो है, तो ये सब हम ओपीडी में ट्रीट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्कोप्स आफ्टर एमडी पीएमआर फॉर नीट पीजी एस्पिरेंट्स। तो स्कोप इसका क्या है? सबसे पहले अगर आप फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में 3 इयर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो इसमें आपका काफी कुछ इंक्लूड हो जाता है। लाइक स्पोर्ट्स मेडिसिन में आप जा सकते हैं आगे। स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी आप एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन सकते हैं फ्यूचर में। आप इसके बाद डीएनबी पीएमआर कर सकते हैं, आप फेलोशिप्स कर सकते हैं रूमेटोलॉजी में, आप यूलर की फेलोशिप भी कर सकते हैं, तो आप रूमेट की ओपीडी भी देख सकते हैं। आप अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स जॉइन कर सकते हैं, जैसे सभी एम्स में पीएमआर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड है। राजस्थान में जैसे एसएमएस है, महात्मा गांधी है, इसमें है, फिर इम्फाल में है, तो काफ़ी सारे जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया के, उसमें एस्टेब्लिश है। साउथ में तो बहुत अच्छा चल रहा है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। मुंबई में आईएपीएमआर मुंबई है। तो ऐसे काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जहां आप आगे एसआरशिप कर सकते हैं, एपी बन सकते हैं, तो आगे इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप खुद का रिहैब सेंटर भी खोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप मेडिकल ऑफिसर हो राजस्थान में, तो आप ओपीडी बेसिस पे भी काफ़ी सारे जैसे रूमेट की ओपीडी आप देख सकते हैं। आप करेक्टिव कास्टिंग्स कर सकते हैं। बाकी सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट सर्जरीज में है, तो रिहैबिलिटेटिव सर्जरीज भी इसमें होती है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। बाकी काफ़ी सारी फेलोशिप्स होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी एक इमर्जिंग ब्रांच है पीएमआर, तो अभी काफ़ी सारी मेडिकल कॉलेजेस में आना बाकी है। अगर एमबीबीएस कैरिकुलम में आती है, हालाँकि पोस्टिंग्स स्टार्ट हो गई है, इंटर्न्स की पोस्टिंग लगती है पीएमआर डिपार्टमेंट में, तो धीरे-धीरे अवेयरनेस फैल रही है पीएमआर की। पर अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि डॉक्टर्स को भी पता लगे कि व्हाट इज़ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन और ये कितना इम्पोर्टेंट है नॉर्मल सोसाइटी के लिए। राइट, आप कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन भी करते हैं, आप कम्युनिटी में जाते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया के सिनेरियो में देखोगे, मैंने ऐसा मतलब सर्च किया गूगल पे कि हाउ मेनी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स आर देयर इन इंडिया, या फिर पैराप्लेजिक, क्वाड्रिप्लेजिक, डिसेबल्ड पेशेंट कितने हैं इंडिया में, पर मुझे कहीं भी डाटा नहीं मिला। तो मैंने एक गूगल पर ऐसा डाला कि हाउ मेनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैज बीन इशूड बाय गवर्नमेंट। तो मेरे पास जो डाटा आया दैट इज अबाउट टिल 2024 about 10 lakh disability certificates has been issued by government to disabled people। तो अगर 10 लाख हैं, और पीएमआर डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के डॉक्टर्स कितने हैं? अबाउट 1000 या उससे थोड़े ज्यादा। तो आप गैप देखिए कितना है, मतलब कितने डॉक्टर्स नीडेड है इंडिया में अभी फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन के। और अभी सिर्फ 1000 और 1000 to 1500 डॉक्टर्स शायद फिजिकल मेडिसिन के होंगे। जैसे एसएमएस में हमारे यहाँ 9 सीट्स हैं, तो राजस्थान में 9 प्लस महात्मा गांधी के 2, तो टोटल 11 स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है। हालांकि रिहेबिलिटेशन में अब गवर्नमेंट के भी काफी सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं फॉर डिसेबल्ड पीपल, फॉर हैंडीकैप पीपल एंड फॉर पैराप्लेजिक और क्वाड्रिप्लेजिक पीपल। सो उनको व्हील चेयर प्रोवाइड करना, उनको ऑर्थोसिस प्रोसेसिस प्रोवाइड करना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी काफी कर रही है, और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। तो स्कोप काफी ज्यादा रहेगा। आपको ये ब्रांच क्यों लेनी चाहिए, मैं अभी इस पे बात करता हूँ, व्हाई यू शुड टेक दिस ब्रांच। तो सबसे पहले तो अगर आपको पेशेंट सेटिस्फेक्शन से मजा आता है कि अगर पेशेंट आपका सेटिस्फाई होके जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप कुछ भी करते हो ना, आप छोटी सी चीज करते हो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप पैराप्लेजिक कोई पेशेंट है या क्वाड्रिप्लेजिक है, उसको आप इतना बता दीजिए कि टू अर्ली टर्निंग पोजिशनिंग करनी है, क्योंकि अगर पैराप्लेजिक क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट है, वो बिल्कुल बेड पे लेटा रहेगा, लेटने से उसके प्रेशर सोर या बेड सोर बन जाएगा पीछे। तो वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो उसके लिए आने वाले जो मंथ्स हैं उसमें बहुत ही खतरनाक होगी। तो आप इतना सा बता दोगे कि टू अर्ली टर्निंग पोजिशनिंग करनी है उसको, कि 2-2 घंटे में उसको करवट लेनी है। अगर आप प्रेशर सोर्स से उसको बचा दोगे तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी उसके लिए। अगर उसका ब्लैडर मैनेज हो गया, हम जैसे सीआईसी करवाते हैं ब्लैडर में K91 कैथेटर, क्योंकि आफ्टर न्यूरोसर्जरी जो पेशेंट होता है वो फोलिस पे होता है। आपने भी देखा होगा जितने भी पैराप्लेजिक और क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट्स हैं सब फोलिस पे आते हैं हमारे पास। फोलिस से इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है और ब्लैडर कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो इसके लिए हम वो हटाकर सीआईसी सिखाते हैं। कुछ पेशेंट्स तो सेल्फ सीआईसी भी कर लेते हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी वॉशरूम में जाकर, जैसे पब्लिक टॉयलेट है वहां पे जाकर सीआईसी परफॉर्म करते हैं, जिससे वो आराम से अपना ब्लैडर मैनेज कर पाए। फिर बाउल मैनेजमेंट प्रोग्राम भी होता है सेम ऐसे ही। वैसे ही स्पास्टिसिटी है तो स्पास्टिक, क्योंकि जो पैराप्लेजिक और क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के जो पेशेंट्स हैं, उनको स्पास्टिक हो जाते हैं वो। तो स्पास्टिसिटी से बचने के लिए हम बोटॉक्स इंजेक्शन, जैसे आपने एमबीबीएस टाइम में भी पढ़ा होगा, फार्मा में आपने पढ़ा होगा कि बोटुलिन टॉक्सिन टाइप पे क्या करता है ना? उस उसको हम देकर स्पास्टिसिटी को कम करते हैं।
देन बैक्लोफेन और ऐसी मेडिकेशंस हम देते हैं। अगर उसको न्यूरोपैथिक पेन है तो जो और अदर मेडिकेशंस है वो दी जाती है। होलसम मेडिसिन की तरह ये उभर के आता है। इसमें फिर कार्डियक रिहैब भी होता है, पल्मोनरी रिहैब भी होता है। तो आपको अगर पेशेंट सेटिस्फेक्शन से मज़ा आता है तो आप ये ब्रांच ले सकते हैं। अब बात करें लोग सोचते हैं कि इसमें सैलरी कितनी होगी तो इसमें हम कितना कमा सकते हैं, तो इट्स अ लिमिटलेस ब्रांच बिकॉज़ इसमें बहुत कुछ है। रिहैब में जैसे अभी जो इंडिया में सिनेरियो है आपको भी पता है कि रिहैब के नाम पे सिर्फ फिजियोथेरेपी चल रही है और फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स भी खूब सारे खुले हुए हैं। इसमें इट्स नॉट ओनली दैट रिहैब अगर आपको प्रॉपर रिहैब चाहिए तो आप पीएमआर स्पेशलिस्ट अगर हो, आप खुद का रिहैब सेंटर खोल सकते हो जिसमें आप फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये सब रखकर एक पूरी टीम बना सकते हैं और फिर एक रिहैब सेंटर खोल सकते हैं। एंड मैं बताता हूँ कि इसमें सभी सिस्टम पे आप काम करते हैं। आप सर्जरीज भी परफॉर्म करते हैं, तो इट्स अ लिमिटलेस ब्रांच। आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको सभी एम्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी क्योंकि सभी एम्स में लगभग फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है। फिर जयपुर में एसएमएस में है। तो ऐसे ही बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ आपको एसआरशिप और एपी की जॉब भी मिल सकती है। एक नेगेटिव चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ पीएमआर से रिलेटेड, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड, कि काफ़ी लोग इसको फिजियोथेरेपी से रिलेट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उन जो लोग ऐसा बोलते हैं, उन लोगों की नॉलेज में कमी है कि फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन में एक्चुअली होता क्या है? हू आर फिजियाट्रिस्ट? तो इसमें आपका कुछ भी नहीं है क्योंकि आप तो सब कुछ कर रहे हो, आप सर्जरीज़ भी परफॉर्म कर रहे हो, आप इंटरवेंशंस भी कर रहे हो, राइट? और आप एक आदमी को पूरा रिहैब करके उसको एक लाइफ प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे वो खुद कमा पाए, खुद का घर चला पाए, तो इट्स अ वेरी बिग डील। तो आपको अगर खुद पे भरोसा है, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, एक लिमिटलेस ब्रांच चाहिए, जिसमें आपको सर्जिकल इंटरवेंशंस और सब माइनर इंटरवेंशंस भी चाहिए, सो यू कैन ऑप्ट फॉर पीएमआर और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। एंड टू बी इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ फिजियाट्रिस्ट। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, उन पेशेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिसको फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, उन मेडिकल एस्पायरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा जो ये ब्रांच ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और आपको बात बताता हूँ कि किस रैंक तक जा सकता है। जैसे एसएमएस की मैं बात करूँ तो 15,000 रैंक तक आपको फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन मिल सकता है। हालांकि अब रैंक थोड़ी और इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। लाइक सेकेंड राउंड में लास्ट टाइम 1300 रैंक पे फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन उठी थी साउथ में। बिकॉज़ साउथ में अवेयरनेस भी फिजिकल मेडिसिन की ज़्यादा है। तो अगर आपकी जो रैंक है वो 15,000 टू 20,000 के बीच में है लगभग, तो आपको फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन मिल सकता है एक अच्छे कॉलेज में। बाकी जितना अच्छा आप इसमें कॉलेज लोगे, जितना अच्छा आप इसमें डिपार्टमेंट चूज़ करोगे, उतना ही एक्सपोज़र अच्छा होगा, उतना ही आप काम ज़्यादा कर पाएँगे इसमें। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ सबके साथ शेयर कीजिएगा, जो भी पीएमआर के बारे में जानना चाहता है। थैंक यू।